चलिए देखते हैं आगे। औपचारिक संगठन के दोष। औपचारिक संगठन का लाभ भी है तो लाभ के साथ साथ दोष भी है। दोष में देखते हैं अपन सबसे पहला दोष, सभी कार्य यंत्रवत होता है। सभी कार्य यहाँ पर विधिवत एवं यंत्रवत होता है तो पहल शक्ति समाप्त हो जाती। पहल का सिद्धांत, जहाँ पे पहल का सिद्धांत क्या था, जब कर्मचारियों को काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो वह कहलाता है पहल का सिद्धांत, और जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने हिसाब से कार्य करता है। लेकिन यहाँ पर एक नियम बना दिया गया है कि तुमको आदेश मिलने के बाद ही काम करना है, और जब तक आदेश नहीं मिलेगा तुमको अपने मन से कोई भी काम नहीं करना है। तो सारे कार्य यंत्रवत विधिवत होने के कारण पहल के सिद्धांत यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति एक सीमा तक बंधा रहता है। आदेश मिलता है तो काम करता है और आदेश नहीं मिलता है तो अपने मन से कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर सकता। पहला दोष। अगला, नौकरशाही के सारे दोष आ जाते हैं। व्यक्ति पूर्ण रूप से गुलाम हो जाता है, और जब कोई व्यक्ति गुलाम बन जाता है तो उसके काम करने की इच्छा शक्ति अपने आप कम हो जाती है। यहाँ पे नियम बना दिया गया कि तुमको आदेश मिलेगा, जैसे ही आदेश मिलेगा काम करना है, आदेश नहीं मिलेगा काम नहीं करना है। आदेश मिला है तुमको आज 10 टन माल का निर्माण करना है तो करना ही है, और नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से पूर्ण रूप से नौकरशाही आ जाता है यहाँ पर, और नौकरशाही यानी गुलामी की स्थिति उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति के काम करने की इच्छा शक्ति कम हो जाती है, मनोबल गिर जाता है, और जितने लगन से उसको काम करना चाहिए यहाँ पर उतने लगन से काम नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को काम करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। जब स्वतंत्र छोड़ देंगे तो अपने हिसाब से काम करेगा, काम अच्छा होगा। लेकिन अगर मान लो एक दबाव बना दिया जाएगा, नहीं तुमको आज इतना काम करना ही, आदेश दे दिया गया, तो दबाव की स्थिति में काम तो करेगा लेकिन उसके जो मनोबल होना चाहिए वह मनोबल उत्पन्न वहाँ पर नहीं होगा, और दबाव से काम करने के कारण कभी कभी जो उत्पादन होता है उसकी क्वालिटी भी वहाँ पे खराब हो जाती है। इसलिए कहा गया यहाँ पर इसका दोष क्या है, नौकरशाही की भावना पनपने लगती है। सब मालिक और नौकर की भावना को यहाँ पर अपनाते हैं। प्रबंधक मालिक है, वो प्रबंधक उसका नौकर है, तो वो प्रबंधक मालिक है तो फोरमैन नौकर है, फोरमैन मालिक है तो चार्जमैन नौकर है, चार्जमैन मालिक हुआ तो कर्मचारी नौकर है। तो पूर्ण रूप से कर्मचारी को यहाँ पे नौकर के रूप में काम करना पड़ता है, और इसके कारण उसके मनोबल में कोई वृद्धि यहाँ पर नहीं होती। समन्वय स्थापित करने में कठिनाई होती है। समन्वय यहाँ पर स्थापित नहीं कर सकते हम चाह कर भी। आदेश ऊपर से नीचे आया, नीचे वाले ने आदेश नीचे प्रवाहित कर दिया, उसने नीचे आदेश दे दिया, और इस प्रकार से कर्मचारी तक आदेश मिल गया। अब कर्मचारी को काम करना है। अब कर्मचारी काम करेगा अपने हिसाब से। अगर उत्पादन समय पर हो गया तो ठीक, और नहीं हुआ तो बोलेगा आज इतना उत्पादन नहीं हुआ। तो यानी कुल मिलाकर कोई एक दूसरे का साथ यहाँ पर नहीं देता है, और जैसे उत्पादन नहीं हुआ तो चार्जमैन उस बात को छुपाएगा नहीं और तुरंत कहाँ तक पहुँचा देगा, प्रबंधक तक। तो आपसी समन्वय जो भाईचारा होती है वो सब यहाँ पे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कोई किसी का सहयोग नहीं करता है, एक दूसरे की गलती ढूंढने के लिए यहाँ पे लगे रहते हैं सब। कर्मचारी काम नहीं किया, पॉइंट मिल गया किसको, चार्जमैन को। चार्जमैन ने उस पॉइंट का मुद्दा बना दिया कि आज कर्मचारियों ने काम ठीक से नहीं किया, और ये सूचना बनाकर कहाँ तक पहुँचा दिया, प्रबंधक तक। फिर प्रबंधक कार्रवाई करेगा, किसके ऊपर कार्रवाई करेगा, कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करेगा, और इस प्रकार से कर्मचारी को दंडित करेगा, उसके वेतन में कटौती करेगा, या उसे कुछ समय के लिए बिठा देगा, और इस प्रकार से कर्मचारी को हानि का सामना करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कोई समन्वय की भावना नहीं है। कर्मचारी भी नौकर है, चार्जमैन भी नौकर है, फोरमैन भी नौकर है, उपप्रबंधक भी नौकर है, लेकिन इनके बीच में कोई भाईचारा यहाँ पर नहीं है। सब एक दूसरे की गलती निकालने के लिए लगे रहते हैं, और जैसे ही कोई थोड़ा सा भी गलत किया उसकी सूचना तुरंत प्रबंधक तक पहुंचाते हैं ताकि उस व्यक्ति को दंड मिले, और जब उस व्यक्ति को दंड मिलता है तो इन अधिकारियों को वहाँ पर मजा आता है। वाहवाही लूटते हैं कि मेरे कारण, मैंने सूचना दिया जिसके कारण कर्मचारी को क्या मिला, दंड मिला। तो ये समन्वय का अभाव पाया जाता है कहाँ पर, औपचारिक संगठन में। आगे बात में फिर देखिए, इसी में
सत्ता के दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। जो सत्ता मिला है, सबको जो पद मिला है, उस पद का ये लोग दुरुपयोग करते हैं। अगर मान लो चार्जमैन जो बड़ा अधिकारी है वो कर्मचारी पर नियंत्रण करता है, और अगर मान लो कर्मचारी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुंह पर बोल देता है चार्जमैन को, तो उसको बुरा लगता है। तो ऐसी स्थिति में जब प्रमोशन का समय आता है, पूछा जाता है किससे, चार्जमैन से, कि आपके नीचे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसमें से अच्छा कर्मचारी कौन है जो अच्छा काम करता है, समय पर काम करता है। तो वह व्यक्ति जो कुछ भी मुंह पर सही बोल देता था, उसको खराब लगता था, उस व्यक्ति अच्छा काम करने के बावजूद उस व्यक्ति का नाम नहीं बताता है और दूसरे व्यक्ति का नाम सामने दे देता है, जो उसकी गुलामी करता है, जो उसको चाय पानी पिलाते रहता है। उस व्यक्ति को काम ना आने के बावजूद प्रमोशन का जब समय आया तो उस व्यक्ति का नाम दे देगा कि ये व्यक्ति जो है बहुत अच्छा है, समय पर काम करता है, बिना विलंब किए काम करता है, आदेश का तुरंत पालन करता है। और इस प्रकार से यहाँ पर उस पद का उसने दुरुपयोग किया। किसने दुरुपयोग किया? चार्जमैन ने। और वह व्यक्ति जिसमें काबिलियत नहीं था, उस व्यक्ति का प्रमोशन के लिए सिफारिश कर देता है। कौन? चार्जमैन। यही सब अधिकारियों के साथ भी होता है। इसलिए यहाँ पे हर एक व्यक्ति या हर एक अधिकारी अपने पद का क्या करते हैं, यहाँ पर दुरुपयोग करते हैं। ठीक है। फिर आगे यहाँ पर नियमों तथा आदेश के गुलाम होने के कारण सब मान्यता भूल जाते हैं। यहाँ पे सब नियमों और आदेश के गुलाम हैं। नियम बना है, जैसी आदेश मिलेगा तुमको काम में लगना है, और नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। इसलिए सब यहाँ पर क्या होते हैं, नियमों के गुलाम होते हैं। और नियम के गुलाम होने के कारण आपसी भाईचारा, आपसी जो मान्यता होती है वो सब भूल जाते हैं यहाँ पर, और उस नियम के आधार पर ही काम करते हैं। मानवता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है, कोई किसी का सहयोग यहाँ पर नहीं करता है। चार्जमैन शिकायत कर दी है क्योंकि मानवता समाप्त हो गई, वो नियम से बंधा है। अगर वो सूचना समय पर नहीं देगा प्रबंधक को, तो प्रबंधक उसके ऊपर कार्रवाई कर देगा। इसलिए सारी मान्यताएं धरी रह जाती है। और हमको यहाँ पर नियमों में बंधे होने के कारण कोई किसी की सहायता भी नहीं कर सकता है, कोई किसी की गलती को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर सकता है। किसमें? औपचारिक संगठन में। ठीक है। औपचारिक संगठन के बाद चलते हैं अपन अनौपचारिक संगठन। अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संगठन वह संगठन जहाँ पर व्यक्ति कार्य करते हैं और कार्य करते हुए उन व्यक्तियों के बीच में एक आपसी प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे के सहयोग करने की भावना उत्पन्न हो जाती है। उस संगठन को बोलते हैं अपन अनौपचारिक संगठन। जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं कर्मचारी, तो वहाँ पे औपचारिक संगठन के हिसाब से काम हो रहा है, लेकिन जो कर्मचारियों का समूह है वहाँ पे जब एक ही जाति धर्म के लोग अधिक मात्रा में हैं और उनके बीच में एक आपसी प्रेम बन जाता है काम करते करते, और जो एक दूसरे का सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाते हैं बिना किसी लालच के, उसको बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। जैसे हम ट्रेन में यात्रा करते हैं, सफ़र करते हैं, और जिस बोगी में हम ट्रेन में रहते हैं वहीं हमारे आसपास 5-10 लोग और रहते हैं। लंबा सफ़र रहता है, धीरे धीरे 1-2 घंटे के बाद बातचीत करते हुए हम सभी के बीच में एक आपसी संबंध बन जाता है। एक आपसी संबंध बन जाता है मतलब सब एक दूसरे का सहयोग करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार रहते हैं। एक साथ खाना पीना, एक दूसरे का हालचाल पूछते रहना, ये सब काम यात्रा होते तक चलता रहता है। और जब यात्रा समाप्त हो जाती है तो उनके बीच जो एक संबंध बन जाता है, तो उसके हिसाब से वे लोग वहाँ पे अपना व्यवहार करते हुए एक दूसरे का एड्रेस, फ़ोन नंबर सब मांग लेते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक अनौपचारिक संबंध स्थापित हो गया और वो हमेशा एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे, तो उसको बोलते हैं अपन अनौपचारिक संगठन। तो ये अनौपचारिक संगठन अपने आप उत्पन्न होता है जब एक ही कंपनी में, किसी भी जगह में, विद्यालय में, यहाँ पे क्लास में बैठे हो आप लोग, यहाँ पर सब नियम का पालन कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे पढ़ते पढ़ते आप लोग के बीच में, कुछ व्यक्तियों के बीच में एक अनौपचारिक संगठन बन जाएगा, और जो सभी के सुख दुख में शामिल होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक खास मित्र बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं? जो उसके सुख दुख में शामिल होगा, कोई नहीं आया, एब्सेंट है, तो घर पहुँच जाते हो,
क्या होमवर्क मिला है क्या नहीं मिला उसको बताते हो, ताकि वो जो है उस कार्य को कर ले, पीछे ना रहे। ये है हमारा कौन सा संगठन? अनौपचारिक संगठन। वही औपचारिक होता तो किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं, आया है तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, पीछे रहे, मत करे, इससे हमको कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता, तो कहलाता है कौन सा संगठन? औपचारिक। लेकिन ये अनौपचारिक, जहाँ पर किसी भी विभाग में, किसी भी संस्था में जब कर्मचारी काम करते हैं और उनके बीच में एक भाईचारा उत्पन्न हो जाता है और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए वो तैयार हो जाते हैं, तो उस प्रकार के संगठन को बोलते हैं यहाँ पर अपन अनौपचारिक संगठन। ये अनौपचारिक संगठन किसी नियम से बंधा हुआ नहीं होता, इसका औपचारिक संगठन से कोई लेना देना भी यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इसी को बोलेंगे कौन सा संगठन? अनौपचारिक संगठन। अब अनौपचारिक संगठन की विशेषता देखते हैं अपन। पहली विशेषता, इसका निर्माण अपने आप हो जाता है, इसका निर्माण करने की जरूरत नहीं होती है। जहाँ पर 4 व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं तो उनके बीच में आपसी प्रेम उत्पन्न हो ही जाता है, और भले कंपनी के नियम के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग हमेशा एक दूसरे का सहयोग करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो कहा गया ये संगठन जो है अपने आप निर्माण हो जाता है। 4 व्यक्ति जहाँ भी 1 घंटे एक साथ रहेंगे, 2 घंटे एक साथ रहेंगे, तो उनके बीच में भाईचारा आना ही, और सब एक दूसरे के सहयोग करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो जाएंगे। ये कहलाता है हमारा औपचारिक संगठन। इसलिए कहा गया कि इसका निर्माण अपने आप हो जाता है। इसकी स्थापना व्यक्तिगत आवश्यकता के पूरा करने के लिए होता है। इसकी स्थापना क्यों होती है? तो जब मैं दूसरे की सहायता करूँगा तो दूसरा मेरी सहायता करे। तो हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इस संगठन का निर्माण करता है। ट्रेन में हम बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, सामने दूसरा व्यक्ति बैठा है, अगर हम उससे बोलेंगे तो हमारा समय भी पास होगा, तो अगला व्यक्ति भी हमसे बोलना शुरू करेगा और हमारे बीच में एक प्रकार का संबंध स्थापित हो जाएगा। कौन सा संबंध? अनौपचारिक संबंध। इसलिए कहा गया कि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार के संगठन का निर्माण करता है। ऐसे संगठन हर स्थान पर होते हैं। ये संगठन जो है केवल कंपनी में हो ऐसा नहीं, कंपनी में, यात्रा में, स्कूल में, हर जगह इस संगठन का निर्माण अपने आप हो जाता है। इसको निर्माण करने की जरूरत नहीं होती, अपने आप 4 व्यक्ति इकट्ठा हुए, रोज़ मिलेंगे, हम रोज़ मिलेंगे, आज कल परसों करते करते हमारे बीच में एक संगठन का निर्माण हो जाएगा, और वो संगठन कहलाएगा अनौपचारिक संगठन। ठीक है, इन संगठनों का मतलब अनौपचारिक संगठन का औपचारिक संगठन से कोई लेना देना नहीं होता। औपचारिक संगठन अपने जगह है, अनौपचारिक संगठन अपने जगह है। औपचारिक संगठन में हम आदेशानुसार काम करेंगे, लेकिन हम काम तो कर रहे हैं वहाँ पर। काम करने के बाद वहाँ पे अनौपचारिक संगठन हम निभा सकते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। कभी कोई व्यक्ति अगर नहीं आया, अनुपस्थित रहा, तो क्या क्या काम हुआ कंपनी में, कल कौन सा काम करना है, इसके बारे में हम उसको जानकारी दे सकते हैं बाहर में। ये है अनौपचारिक संगठन। इसलिए कहा गया कि अनौपचारिक संगठन का औपचारिक संगठन से कोई लेना देना नहीं होता। तो दोनों का अंतर पहले समझना जरूरी है हमको। दोनों का अर्थ, औपचारिक यानी कंपनी के द्वारा उत्तरदायित्व स्थापित किया गया औपचारिक, अनौपचारिक आपसी भाईचारे के कारण हमारे बीच में जो संबंध स्थापित हो जाता है कभी भी कहीं भी, उसको बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। यही बात समझ में? तो इस प्रकार से ये जो है स्वतः ही निर्मित हो जाता है, और इसका औपचारिक संगठन से कोई लेना देना नहीं रहता। किस संगठन का लेना देना नहीं रहता है? तो अनौपचारिक संगठन का। ठीक, आगे देखिए। प्रबंध के सभी स्तर पर लागू होता है। प्रबंध के जितने स्तर हैं यहाँ पर, प्रबंधक से लेकर उप प्रबंधक, फोरमैन, चार्जमैन, कर्मचारी, प्यून, जितना भी कंपनी में कार्य होता है, जितने विभाग हैं, हर स्तर पर, हर विभाग पर यह अनौपचारिक संगठन विभाग के अनुसार वहाँ के कर्मचारियों में स्थापित हो जाता है। अधिकारियों का विभाग है तो अधिकारियों के बीच में औपचारिक अनौपचारिक संगठन हो जाएगा। कर्मचारियों का विभाग है तो कर्मचारियों में रोज़ एक साथ मिलजुल के जब हम काम करेंगे वहाँ पर, तो हमारे बीच में एक अनौपचारिक संगठन अपने आप निर्मित हो जाता है। इसलिए इसके निर्माण करने के लिए कोई नियम बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस संगठन का निर्माण अपने आप हो जाता है। व्यक्ति न चाहकर भी ये अनौपचारिक संगठन उनके बीच में बन जाती है।
बताया ना अभी आपको कि अगर हम 4 व्यक्ति एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं, तो हमारे बीच में एक आपसी संबंध निर्मित हो ही जाता है। इसी संगठन को बोलते हैं अनौपचारिक संगठन। ठीक।